नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा थर्ड आई में हम लोग बात कर लें चुनाव की। ऐसा जनरली सबको लग रहा है कि इस बार के चुनाव का रंग बहुत जम नहीं पा रहा है। जैसे चुनाव चढ़ा नहीं है। उसके बहुत से मतलब सभी का एक ये सब किसी से भी बात करिए लोग कह रहे हैं यार मज़ा नहीं आ रहा है चुनाव में इस बार जैसे बहुत ही फीका-फीका सा चुनाव है। मैंने मेरी 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 नज़र में मैंने करीब 10 कारण इसके मेरी समझ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से चुनाव नहीं 10 नहीं, 1 दर्जन 12 कारण ऐसे हैं, जिसकी वजह से चुनाव नहीं चल रहा है। अ, उसके पहले मैं आपको उस पे चर्चा करें उससे पहले 1-2 आपको फिगर समझा दें। इस बार चुनाव 16 मार्च को अनाउंस हुआ। तो चुनाव का प्रक्रिया ये मानती है कि जिस दिन चुनाव अनाउंस होता है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, उस दिन से ही आचार संहिता लग जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। 4 जून 16 मार्च को अनाउंस हुआ, 4 जून को गिनती है। तो एक तरह से जब गिनती हो जाती है उसके बाद टेक्निकली 1-2 दिन बाद तक रहता है मामला, लेकिन गिनती हो जाने के बाद सारा मामला खत्म। तो 16 मार्च से 4 जून तक 81 दिन का चुनाव है। ये चुनाव अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, उसपे 52 पहले चुनाव को छोड़ के ये सबसे लंबा चुनाव है। अ, पिछला चुनाव जो हुआ था 2019 का, उसमें 10 मार्च को मतलब अनाउंसमेंट हुआ था, आचार संहिता लगी थी और 23 मई को काउंटिंग हो गई थी। तो वो पिछला 75 दिन का चुनाव था। वो भी 7 फेज़ में था, ये भी 7 फेज़ में है, लेकिन 80 इट इज़ स्प्रेडिंग ओवर 81 डेज़। ये अ, कुछ बातें इसलिए भी आप जान लीजिए, एक इंटरेस्टिंग फिगर है और फिर मैं मेन मुद्दे पे आऊँगा। 1952 का जब इलेक्शन हुआ, तो आपको ये सुन के ताज्जुब कभी-कभी लगेगा कि जो पोलिंग होती थी, वो विधानसभा वाइज़ हो रही थी। तो जब विधानसभा में आप जाते थे, तो विधानसभा का वोट देते थे और लोकसभा का वोट देते थे एक साथ। तो पहला जनरल इलेक्शन था। तो एक विधानसभा में करीब 20 से 25 दिन तक पोलिंग चलती थी। अब आपको लगेगा 20 से 25 दिन तक पोलिंग? जी। एक विधानसभा में 5 पोलिंग बूथ रहते थे अलग-अलग स्थान पे। फिर वो 5 पोलिंग बूथ पे पोलिंग हो जाती थी। दूसरे दिन फिर से दूसरी जगह जाने का समय होता था। फिर तीसरे दिन 1 दिन के गैप के बाद तीसरे दिन फिर 5 बूथ वही 5 बूथ फिर नई जगह लगते थे। तो अमूमन एक विधानसभा में मोटे तौर पे 50 से 60 बूथ होते थे। तो इन 60 बूथ को कवर करने में अगर 5 बूथ एक साथ हैं तो 12 दिन और 1-1 दिन का गैप तो करीब 25 दिन। तो 20 से 25 दिन में एक विधानसभा की पोलिंग पूरी हो पाती थी। पहले विधानसभा की बात कर रहा हूँ 1952। एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये भारत के हर उस व्यक्ति को जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ से इवॉल्व किए हैं। आज ईवीएम की बात हो रही है, ये सब बात हो रही है। बैलेट पेपर पर नाम या चिन्ह नहीं होता था। तो पहला विधानसभा का इलेक्शन हुआ 52 का, विधानसभा और लोकसभा का, उसमें कोई नाम या चिन्ह नहीं था। 2 बैलेट बॉक्स रख दिए जाते थे। एक बैलेट बॉक्स मतलब जो भी जितने भी कैंडिडेट हुए सबका अलग-अलग बैलेट बॉक्स। उस बैलेट बॉक्स में उम्मीदवार का नाम और उसका चुनाव चिन्ह और एक पर्ची। उस पर्ची पे कुछ नहीं होता था, कोई सिंबल-विम्बल, मोहर-वोहर नहीं लगाना है। वीवीपैट एट कुछ नहीं। एक चमकीली पर्ची रहती थी, कोई 3 बाई 2 की या 4 बाई 2 की। उस पर्ची को जो आपको का कैंडिडेट आपकी पसंद का कैंडिडेट हो, उसके बक्से में छोड़ देना होता था। तो कोई मोहर-वोहर नहीं लगानी होती। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता के फिर मैं मेन मुद्दे पे आ जाऊँ। ये जो सिंबल था, ये क्षेत्र वाइज़ बदलता जाता था। ज़रूरी नहीं है कि अगर कप मान लीजिए सिंबल है, तो कप सिंबल अगर पार्टी एक्स का एक एक चुनाव क्षेत्र में है, तो दूसरे में भी कप ही होगा। दूसरे में इस पार्टी का दूसरा सिंबल हो सकता है। तो पहला चुनाव हम वहाँ से इवॉल्व करते हुए आज कहाँ पहुँचे। तो जो मैंने कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, तो पहला मेरा जो है, वो समय सारणी। समय सारणी जब मैं बोल रहा हूँ, तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग इलेक्शन। बहुत लंबा इलेक्शन है, 81 दिन का इलेक्शन है। 81 दिन का इलेक्शन संसाधन की दृष्टि से भी अ, वो संसाधन चाहे पैसे का संसाधन हो, मानव संसाधन हो, अ
ये थोड़ा लंबा चुनाव है और इतने लंबे चुनाव तक को सस्टेन करना अब बहुत आसान चीज़ें नहीं है। दूसरा एक कारण ये है कि इसी बीच में, इस चुनाव के ठीक बीच में कई पर्व पड़ रहे हैं। रमज़ान पड़ा है पूरा। अ, तो पर्व के समय नेचुरली आदमी पर्व में बैसाखी पड़ रहा है, रामनवमी पड़ रही है, 9 दिन का व्रत है। तो इस समय आदमी थोड़ा भगवान के नाम ज़्यादा करता है, थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी को अवॉइड करता है, ये भी एक कारण है। एक तो लंबा इलेक्शन है। दूसरा जो है खामोशी। खामोशी जब मैं बोल रहा हूँ इसका टाइटल, तो होता क्या है कि जो हल्ला मचाने का काम, चुनाव में मुद्दों को उठाने का काम, तू-तू मैं-मैं का काम, ये पहले ट्रेडिशनली विपक्ष करता आया है। अब इस बार विपक्ष की स्थिति है, वो इतना हल्ला मचाने की स्थिति में ही नहीं। तो वो भी आपको जो डेसिबल लेवल है, जो खामोशी है, वो अ, ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक तीसरा कारण ये है कि अनवरत प्रचार। बीजेपी की दिक्कत क्या है कि बीजेपी पूरे 5 साल तक चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी एज़ अ पार्टी हरदम चुनाव करती रहती है और बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता भाई पीएम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो सदैव चुनावी भाषण देते रहते हैं। वो 5 साल तक उनकी किसी भी चुनावी सभा में वो कोई ना कोई हरदम चुनावी के मोड में रहते हैं, वो चुनावी भाषण देते रहते हैं। तो अब जब चुनाव आता है तो कुछ नया ही नहीं है। अगर आप रोज नए कपड़े पहनेंगे तो आपका पर्व के समय होली-दिवाली में भी आपको वही नया कपड़ा तो पता ही नहीं लगेगा। पहले क्या होता था पर्व में भाई कुछ नया अच्छा खाना बनता था, अच्छा पकवान बनता था, नए कपड़े पहन अब जब आप रोज ही पकवान खा रहे हैं, रोज ही नए कपड़े पहन रहे हैं, तो कुछ ऐसा नया भी नहीं। चौथा जो कारण है वो मेरे हिसाब से आचार संहिता है। आचार संहिता से क्या हुआ है, जो जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, बीजेपी की थोड़ी समस्या होगी। बीजेपी जो है, जो इवेंट की मास्टर है। अ, किसी भी चीज़ को हरदम उत्सव के रूप में मनाने का एक जो है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बिना बिना विज्ञापन के, बिना इस तरह के आयोजन के वो चुनाव को उठाए कैसे? वो छोटी-छोटी चीज़ों को इतना ऊपर कर देते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, सारे लोग उसी में लग गए हैं। पूरी सरकारी मशीन सब लोग उसमें लग गए हैं। तो सारे लोग अब चले जा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं चलो, चलो भाई राम मंदिर तो वो जो नहीं जा रहा है वो राम भक्त नहीं, वो रामद्रोही इत्यादि, इत्यादि। आचार संहिता लग गई है। इस तरह का इवेंट इतने स्केल पे कर नहीं सकते हैं। क्या करें? 5वां मेरे हिसाब से कारण है प्रायोजित। बीजेपी की आदत पड़ गई है प्रायोजित कार्यक्रम करने। अब आपको लगेगा प्रायोजित, प्रायोजित का मेरे हिसाब से मतलब ये कि जो जो मुझे समझ में आ रहा है कि सरकारी खर्चे पे अब बीजेपी सारा कुछ एक तरह से पराजीवी हो गई है। बीजेपी के जितने आयोजन होते हैं, वो कहने को तो सरकारी आयोजन होते हैं, लेकिन चुनाव की बात हरदम होती रहती है, वो कोई भी हो। तो सरकारी खर्चे पर आयोजन नहीं हो, इस समय सरकारी खर्चा कर नहीं सकते हैं, जेब से पैसा खर्च करने की आदत नहीं है, तो वो भी एक बड़ा कारण हो रहा है कि प्रायोजित नहीं है। फिर एक बात है कि ये वादा विहीन है। वादा विहीन जब मैं बोल रहा हूँ, तो भई अब इस समय आप क्या है, प्रिंट में अगर आप देखिए बीजेपी ने बैनर लगाए हैं और मतलब बड़ी होर्डिंग्स लगाई हैं और बीजेपी एसएमएस भेज रहा है। बीजेपी पेपर में, प्रिंट मीडिया में जो अभी चुनाव का पहला तो 19 तारीख को वोट पड़ जाएगा, ना के बराबर बीजेपी के विज्ञापन है। अब मुश्किल क्या है कि बीजेपी क्या लिखे? नौकरी लिखे, मंदिर लिखे, क्या लिखे? ये शायद मेरे ख्याल में बीजेपी को भी समझ नहीं आ रहा है और जब मैं वादा विहीन बोल रहा हूँ, तो वादा विहीन के साथ-साथ मैं मुद्दा विहीन भी इसमें जोड़ ले रहा हूँ। मुद्दा विहीन मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि ना वादा है, ना मुद्दे हैं, ना बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ें? मैनिफेस्टो एक कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन मैनिफेस्टो निकाल दिया, अब बीजेपी केवल उसको मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो करने के अलावा बीजेपी के पास काउंटर नहीं है कि उसका कोई उस मैनिफेस्टो का जवाब मैनिफेस्टो से दे पाए। वो उसको बरगलाने की कोशिश करेंगे। फिर जो मेरे हिसाब से जो 7वां कारण है, वो है ये चुनाव द्विपक्षीय है, बाइनरी है।
मल्टी पार्टी की जगह 2 पक्षों के बीच में चुनाव हो रहा है। बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन। मोटे तौर पे 2 पक्षों में है, जहां पे सरकार बनने की होड़ है। केरल में इंडिया गठबंधन का फ्रेंडली मैच जैसे है, पंजाब में फ्रेंडली मैच जैसे है। अ, लेकिन अ, मोटे तौर पे जो देश के बड़े जहां पे ये डिसाइड होगा कि कौन सरकार बनाएगा, वहां पे बाइनरी है, 2 द्विपक्षीय चुनाव है। 8वां मेरे हिसाब से जो मेरे हिसाब से कारण है, वो है नेताओं का अकाल। नेताओं का अकाल जब मैं बोल रहा हूं, विपक्ष में तो तब भी कुछ नेता आपको मिल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने यहाँ भाषण दिया, ममता बनर्जी ने वहाँ भाषण दिया, स्टालिन ने तीसरी जगह भाषण दिया, अखिलेश यादव ने कहीं भाषण दिया, उद्धव ने वहाँ भाषण दिया। बीजेपी के पास मोदी जी को छोड़ के कोई दूसरा नेता है ही नहीं। तो पहले क्या होता था ना कि 20 लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अडवाणी जी कहीं कर रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी कहीं कर रहे हैं, तो वो प्रमोद महाजन कहीं कर रहे हैं, तो कल्याण सिंह कहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी में ना ये अलाउ किया जाता है, ना ये माना जाता है कि बीजेपी में 1 से 100 नंबर तक मोदी जी नेता, उसके बाद आप जिसको अपने को नेता मानना हो अपना कर लें। और उसी का कारण है कि जो अनिल विज है, मतलब बीजेपी के बड़े नेता, हरियाणा का बड़ा फेस है, वो भी अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो अब घर में बैठा हूँ, मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, मुझे अपनी औकात समझ में आ गई है, मैं क्या हूँ। तो बीजेपी के बहुत से नेताओं को अपनी औकात समझ में आ गई। आप कहीं देख रहे हैं कि रैली हो रही है गडकरी जी की, गडकरी जी की बढ़िया रैली, ये कहीं रैली हो रही है राजनाथ सिंह की। ये सब लोग 1 नंबर, 2 नंबर के हैं। उनके 3-4 जो पहले 5 में उनकी निर्मला सीतारमण आएँगी, वो कह रही मेरे मैं तो चुनाव के वो कह रही कि विनेबिलिटी और आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ मनी। कुछ इस तरह की बातें कर ये मेरे हिसाब से ये। जो नवा मामला है, वो मेरे हिसाब से परंपरागत प्रचार नहीं हो रहा है। क्योंकि परंपरागत प्रचार जब मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से एक एक अपने ढंग से एक प्रचार का एक माध्यम होता है, प्रचार होता है कि भई अच्छा ऐसे होगा, इसको हल्ला मचाओ, उसको हल्ला मचाओ, इस तरह की कोई बातें मैं नहीं सुन रहा हूँ कि इसमें कहीं कुछ हो रहा है। परंपरागत गत प्रचार का एक और चीज़ ये हो रही है कि अगर आपको याद हो पहले टीवी में सब लोग सुनते थे बैठ के कि भाई टीवी आने वाला है, टीवी में अब कौन आएगा? आज समाजवादी पार्टी का दिन है, तो आज आरजेडी का दिन है, आज कांग्रेस का है, आज बी टीवी टीवी पे लोग इंतज़ार करते थे कि भाई इनके बड़े नेता आएँगे, अपनी कुछ बात कहेंगे। टीवी में लॉटरी सिस्टम भी था, फिर रेडियो में भी था। अब टीवी को सुबह से शाम तक डिबेट करते वो इतनी स्पॉन्सर्ड डिबेट है कि अब लोगों का उससे मन ऊब चुका है। अब कुछ नयापन नहीं है, कोई नयापन नहीं। अ, इ नेक्स्ट मेरे हिसाब से घोषणा पत्र। घोषणा पत्र नाम की चीज़ पहले होती थी जिसपे सारा इलेक्शन होता था। अ, एक एक बनाया जाता था कि भई इस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे मुद्दे ये हैं। कांग्रेस ने तो अपना घोषणा पत्र निकाला है, लेकिन बीजेपी ने अपना कोई घोषणा पत्र नहीं निकाला और उसका कारण ये है कि बीजेपी के पास अ, कुछ मुद्दा है ही नहीं। क्योंकि घोषणा पत्र निकालेंगे तो कमिट करेंगे और लोग पूछेंगे पुराने घोषणा पत्र का क्या हुआ? जो संकल्प पत्र जिसको कहते हैं, तो उन्होंने सबसे अच्छा काम ये सोचा कि कुछ निकालो ही मत। एक जो 11वां मेरे हिसाब से कारण है, वो कन्फ्यूजन भी है। मोदी जी जानबूझ के लोगों को कन्फ्यूज़ करने के चक्कर में रहते हैं, कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कन्फ्यूज़ आप ज़रा देखिए। राजस्थान में जाते हैं तो बात करते हैं जम्मू-कश्मीर में 370 हटा दिए। तमिलनाडु में जाते हैं तो बात करते हैं कि 3 तलाक देखिए क्या हो गया। मध्य प्रदेश में जाते हैं तो बताते हैं अयोध्या में राम मंदिर बना दिया। कर्नाटक में जाते हैं तो कहते हैं शक्ति का इन लोग अनादर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो अरुणाचल की याद आने लगती है, कि अरुणाचल हमारा ही है, था, रहेगा, आगे भी रहेगा। बिहार में जाते हैं तो मणिपुर के लिए बारे में बोलने लगते हैं कि मणिपुर में कितना अच्छा काम किया। वो टोटल कन्फ्यूजन इसलिए कर रहे हैं, वो बिहार में जाके बिहार की बात नहीं करते हैं कि वहाँ पे उन्होंने किस तरह से एक पैकेज याद पिछले इलेक्शन में कहा था कितना दें और बताओ 5,000, 20,000, 50,000, 1 लाख
कुछ उसकी बात नहीं करेंगे। तो जानबूझ के वो कन्फ्यूजन फैलाने में मोदी जी सिद्धहस्त हैं। ही वांट्स सामने वाले को, न केवल अपने विपक्षी को, वो वोटरों को भी इस कन्फ्यूजन के भ्रमजाल में फँसाते हैं। और वो भी एक कारण है कि वो नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्शन उठे और उसका मोदी जी पिन पॉइंट किए जाएँ। मोदी जी लगातार गोल पोस्ट चेंज करते जा रहे हैं। और लास्ट बट मेरे हिसाब से सबसे सबसे बड़ा कारण जो डर है, वो डर ईडी का है, वो डर सीबीआई का है, वो डर इनकम टैक्स का है, वो डर एनआईए का है, वो डर नार्कोटिक्स का है, वो डर लोकल पुलिस का है, वो डर बुलडोज़र का है, वो तमाम तरह के डर हैं। और वो केवल डर मेरे लिए नहीं है। मुझे डर है कि मेरे परिवार के साथ कुछ करेंगे, मुझे डर है। और अ, वो डर आपके फिज़िकल दिक्कतों का भी है कि आपके ऊपर कुछ शारीरिक दिक्कतें भी हो सकती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी से बात कर लीजिए। और जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, 2 बातें उसने कहा है कि क्या 2014 के मुकाबले आज आप ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं, मतलब महँगाई के हिसाब से। और दूसरा उसने कहा है, और मेरे हिसाब से वो दैट इज़ द की, कि आज आप डर के वातावरण में जी रहे हैं कि नहीं? आपको लगता है कि आप डरे हुए हैं? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलिजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, आज हर आदमी डरा हुआ है। और उस डरे हुए होने के कारण वो उत्साह से इस इलेक्शन में भाग नहीं ले रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये इलेक्शन में उत्साहित ना होना बीजेपी के लिए कारगर सिद्ध होता है या बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करता है। ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।